हेलो। तो हम लोग पिछली क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग मोमेंटम से शुरू करेंगे और देखते हैं। आई थिंक आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन कल तक ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मोमेंटम का मतलब होता है, It, हाँ बोलो। it is the product of mass and velocity. वेरी गुड। सामने देखकर बोल दिए ना। हाँ, सामने लिखा है, देखकर बोल दिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपके लेवल पर हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है, ये माइक आप अपना बंद कर लीजिए प्रियांशु। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मास होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों का जब प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मोमेंटम मिलेगा। ये आपके लेवल तक हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मोमेंटम को डेफिनेशन हम लिखें तो मोमेंटम का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? मोमेंटम का डेफिनेशन हो गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, नोट करते चलिएगा साथ में। मोमेंटम को हम लोग शॉर्ट में पी से दिखाते हैं, और मास को एम से दिखाते हैं, और वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? P इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम का फिजिकल मतलब अगर हम सब लोग समझें कि मोमेंटम क्या है, एक अगर उसको हम लोग थोड़ा सा फील करें फिजिक्स की भाषा में, तो मोमेंटम का मतलब हुआ कि हमारे पास, हमारे अंदर हमारी खुद की कितनी मास है, और हम हमारी खुद की कितनी वेलोसिटी है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है मोमेंटम। इसको मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पर अगर आपको समझाना चाहूँ, जो कि क्लास 11th में हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल पर समझते हैं, यहाँ पे उतने अच्छे लेवल तक मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, और आपको यहाँ पे उसकी जरूरत भी नहीं होगी। हम लोग मोमेंटम को सिर्फ कहीं आएगा तो इसका सिर्फ हम लोग जो फॉर्मूला है वो यूज कर लेंगे, ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे इसके कभी भी। और इस पर जब मैं कंपटीशन लेवल के सवाल करवाऊंगा, तब मैं आप लोगों को वो चीज वहां पे अच्छे से समझाऊंगा। नाइन्थ क्लास के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि कंपटीशन लेवल के सवाल, जब आप लोग क्लास 10th में स्कॉलरशिप के एग्जाम देंगे, ओलंपियाड के देंगे, या कुछ एग्जाम देंगे, तो वहां पे इन टॉपिकों से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक ना? तो वहां पे आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार लगभग 15-20 दिन ये सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो वहां पे जरूरत इसकी पड़ेगी। अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट निकालना हमने सीखा था साधारण तरीके से। क्या मास क्या होता है? मास को हम लोग केजी में लिखते हैं। और वेलोसिटी की क्या होती है? तो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। अगर आपको नहीं पता है तो पहले इसको भी तोड़ लीजिए कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको यूनिट लिखने में और आसानी हो जाएगी। तो मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी वाली चीज आती है।
और वेलोसिटी जो हमारी होती है वो वेक्टर होती है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। फोर्स। फोर्स क्या होता है? जब आप लोग छोटे क्लासेस में थे तो हम लोग फोर्स को ऐसे डिफाइन करते थे कि किसी भी चीज को खींचना या किसी भी चीज को धक्का देना फोर्स कहलाता है। अ फोर्स इज पुल और पुश, या तो हम पुल करें या किसी चीज को पुश करें, ये हम फोर्स कहते थे। लेकिन जब हम 9th लेवल पर आते हैं तो थोड़ी सी फोर्स की डेफिनेशन बदल जाती है। 9th-10th लेवल पर फोर्स की डेफिनेशन जो एक्चुअल होती है वो हम लोग सीखते हैं। और वो एक्चुअल क्या होती है? वो एक्चुअल होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम में चेंजमेंट होती है उसका जो रेट होता है वो फोर्स कहलाता है। रेट शब्द से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें डिवाइडेड बाय टाइम करना है। हमें क्या करना है? डिवाइडेड बाय टाइम करना है। चेंज शब्द से हमें एक बात और समझ में आ गई कि हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ये बात मैंने पीछे भी बताया था, पिछली क्लास में। फाइनल माइनस इनिशियल करना है। और किसका? मोमेंटम का। तो फोर्स क्या होता है? मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें 5 kg का मास है, ठीक ना। वो 5 kg अभी कहीं पर रखा गया है, स्थिर है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं। तो उस समय उसकी मोमेंटम क्या होगी? मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, मास 5 मल्टीप्लाई बाई 0 यानी कि 0। अब हमने क्या किया? उस पे हमने कुछ समय के लिए कुछ फोर्स लगा दिए। अब वही मास जो 5 kg का था, अब उसमें 3 या 4 की वेलोसिटी आ गई, मतलब अब वो मूव करने लगा। यानी कि अब उसका मोमेंटम कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 4, जो 4 उसके अंदर वेलोसिटी आई है। तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया ना। पहले मोमेंटम कुछ और था, अब मोमेंटम कुछ और है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, ये 5 kg का है और ये स्टेबल है, ठीक ना। अब हमने क्या किया? इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगा दिया, ठीक ना। तो ये फोर्स लगाया हमने टी टाइम तक। उसके बाद ये यहां पहुंच गया, टी टाइम के बाद यहां पहुंच गया। और जब यहां पहुंचा तो इस समय इसकी वेलोसिटी जो थी वो कुछ थी, जैसे 4 मीटर पर सेकेंड थी, और मास जो है सो अभी भी 5 kg है। तो यहां पे मोमेंटम क्या हो गया? यहां पे मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना हुआ? 5, और वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, यानी मोमेंटम यहाँ 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम क्या हुआ? यहाँ पे मोमेंटम हो गया मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 20। तो मोमेंटम चेंज किया गया। और रेट ऑफ चेंज मतलब कि पर यूनिट एक टाइम पे कितना चेंजमेंट हुआ मोमेंटम का, वही फोर्स होता है। ये तो हमने कुल टोटल टी टाइम में किया ना। टी की वैल्यू कुछ हो सकती है, 5, 10, 15। 1 सेकेंड में कितना हमने मोमेंटम चेंज किया, उसके आधार पर हम निकालते हैं कि फोर्स क्या होता है। थोड़ा सा डेप्थ में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ना समझ में आ रही हो तो कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे अभी जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे चीजें समझ में आने लगेंगी। तो फोर्स को क्या हम लोग लिखेंगे? फोर्स को क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है भाई? तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस जो इनिशियल मोमेंटम था। और डिवाइडेड बाय टाइम।
फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अगर हम मास m मान ले और फाइनल वेलोसिटी भी मान सकते हैं। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी मास तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब ये इनिशियल वाली रहेगी क्योंकि इनिशियल मोमेंटम की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी डिवाइडेड बाई टाइम। ये हो गया फोर्स। तो एक्चुअल में फोर्स ये होता है, बात समझ रहे हैं आप लोग? एक्चुअल में फोर्स ये होता है। और इसी से देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब चूंकि आप देख रहे हैं दोनों जगह मास है, तो क्या हम इन दोनों मास को बाहर निकाल सकते हैं? तो अंदर क्या बचेगा? यहां से दोनों हमने मास को कॉमन ले लिया, ये दोनों मास को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। और ये फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? ये आपको याद आया ये क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, ये हमारी एक्सेलरेशन होती है। ये क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। वही तो बात यहाँ लिखा गया है। चेंज किया हमने वेलोसिटी में, टाइम से डिवाइड किया, वो एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाता है m इंटू ए। इस तरीके से फोर्स को हम लोग डिराइव करते हैं। ये आई थिंक आप लोग छोटी क्लासेस में, 9th क्लासेस में भी सीखे होंगे। एक बार जस्ट एंड रिवाइज हम लोगों ने कर लिया। फोर्स क्या हो गया? m इंटू ए। अच्छा, फोर्स m इंटू ए होता है, ये बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन हमें स्पेशल क्या बात ध्यान रखनी है कि ये आया कैसे? चेंज ऑफ मोमेंटम से ही आया है। इस बात को हमें ध्यान रखनी है। सवाल बनता है ना, तो अगर अच्छे सवाल बनाने होंगे तो वो मोमेंटम का यूज करते हुए सवाल देगा। बात समझ रहे हैं? वो सीधे सीधे आपको ये नहीं कहेगा कि एक 5 kg की ऑब्जेक्ट है, वो उसमें इतना एक्सेलरेशन है, बताओ फोर्स क्या होगा। ये तो छोटा बच्चा भी कर देगा। अच्छा सवाल जब दिया जाएगा कंपटीशन का, तो वो मोमेंटम का यूज करते हुए देंगे। वो मास दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे और कहेंगे अब फोर्स निकालो। तो आपको पहले फाइनल मोमेंटम निकालना होगा, इनिशियल मोमेंटम निकालना होगा, टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना होगा, तब फोर्स निकालना होगा। तो ऐसे सवाल भी दिए जाते हैं। इसीलिए ये दोनों बातें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ें। यहां तक नोट हो गया? बताइए निशा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसका अब हम लोग क्या लिख लें? इसका जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं ना, वो चीज लिख लें कि यूनिट क्या होगी। और तो यूनिट क्या होगी फोर्स की? सभी लोग जानते हैं, ये न्यूटन होती है। लेकिन मैं फॉर्मूले से निकालना सिखाना चाहता हूं। तो फॉर्मूले से क्या निकलेगा? चूंकि होता है फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिट क्या हो गई? मास की केजी हो गई, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का भी ना पता हो, तो एक्सेलरेशन को भी आप डिवाइड कर लीजिएगा कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंजमेंट, ठीक ना? वेलोसिटी वाले में टर्म आता है और नीचे टाइम वाला आता है, तो वेलोसिटी वाले टर्म का मीटर पर सेकंड होगा और टाइम वाले का सेकंड होगा, तो कुल मिला के ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे आसानी होती है ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, ठीक ना? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आराम से हम लोग निकाल लेते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ता। तो यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चूंकि फोर्स को डिराइव करने में, इसको सारा इसके सिद्धांत को प्रूफ करने में न्यूटन का ही सबसे बड़ा हाथ था, तो इसीलिए हम लोग इसको न्यूटन भी बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं। तो यूनिट अगर कोई पूछे तो क्या होता है? न्यूटन ही होता है, एसआई यूनिट न्यूटन ही होता है। लेकिन अगर एग्जाम में ये भी दिया हो और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो तो इसको भी टिक करना है और इसको भी टिक करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सब कुछ बिल्कुल फंडामेंटल लेवल तक तोड़ तोड़ कर लेकर जाते हैं और फिर सबका लिखते हैं और उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर आपको बीच का याद है, जैसे आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्ट याद है तो आप एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं मालूम है तो एक्सेलरेशन को पहले लिख लीजिए कि वो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा? मास और एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग को निकालना है। तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग और तोड़ लें तो यानी कि वेलोसिटी वाली चीजें यहाँ ऊपर आएंगी और नीचे इसके टाइम वाली आएगी। चेंज इन वेलोसिटी भी माइनस यू भी कर सकते हैं, हमें चूंकि फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है तो हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी वाली टर्म है ऊपर और नीचे टाइम वाली है। अच्छा, अब वेलोसिटी भी नहीं मालूम है तो उसको भी लिख लीजिए कि वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी, और यहां पर तो एक टी है ही। तो यानी कि कुल मिलाकर क्या बन गया? मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब हमें आसान हो गया लिखना। क्या हो जाएगा? मास का m हो जाएगा, m कितना है? 1। ये डिस्टेंस का क्या होगा? ये s जो होता है वो डिस्टेंस होता है। s का क्या हो जाएगा भाई? तो s का लेंथ होता है ना, तो लेंथ L1 हो जाएगा। और t नीचे है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग सब कुछ अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, m1 L1 टी स्क्वायर माइनस का t माइनस 2। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? अब मैं जिससे सवाल करूंगा ना वो थोड़ा जवाब मुझे दे। काजल पांडे, जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पांडे जी, अरे डरना नहीं है भाई, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, ठीक ना? जनरल हम लोग बात करेंगे ताकि हमें भी तो मालूम चलता रहे कि हाँ कहाँ दिक्कत हो रही है आप लोगों को। पांडे जी, Yes, sir. क्या तो पहले तो ये बताइए कि अभी तक जो ये मैंने बताया क्या ये समझ में आया? Yes, sir, समझ में आया। यूनिट निकालना और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना क्या समझ में आया आपको? Yes, sir, आ गया। अच्छा, तो एक बात हमें बताइए, क्या अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया आप में या आप सभी लोगों में कि अगर आप लोगों को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट आप लोग उससे निकाल लोगे? मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख दूं कि हाँ ये इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई फलाना ठिकाना, तो क्या उससे अब आप लोग यूनिट निकाल लोगे, उससे आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे? Yes, sir. तो बस मेरा मकसद यही है कि आप लोग उससे निकाल लो, रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ फलाने का ये होता है रट लें, इसका ये होता है रट लें, रटने की जरूरत नहीं है, निकाल लो खुद से। सिर्फ हमें कीवर्ड मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इम्पल्स, पहले इम्पल्स को ना थोड़ा सा समझते हैं, अभी लिखिएगा ना।
इम्पल्स क्या होता है? कई बार इसमें थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको समझा दूं। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। अगर बॉल, जो बॉल होती है उसको हम बैट से हिट करते हैं, बॉल को जब हम बैट से हिट करते हैं तो बॉल तेजी से आती है बल्ले पे, और बल्ले पे तुरंत टकरा के तुरंत दूसरी दिशा में चली जाती है। मतलब हमने बल्ले से उस बॉल पे फोर्स लगाया, बहुत कम समय के लिए लगाया, 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए लगाया, मतलब 0.1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड के लिए हमने लगाया, 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगा, बॉल उधर से आई और हमने लेग साइड में घुमा दिया 4 रनों के लिए। ठीक है। या कोई फुटबॉलर होता है, सामने से फुटबॉल आ रही है, तेजी से किसी दूसरे प्लेयर ने किक किया, वो क्या करता है, अपने पैरों से किक करके किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। वो क्या होती है, वहां पर भी बहुत छोटे समय के लिए फोर्स लगाया जाता है उस फुटबॉल। इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, पापा से मम्मी से कभी थप्पड़ खाया है? जरूर खाए होंगे कभी ना कभी, हमने भी खाया है। तो पापा से और मम्मी से या टीचर से कभी थप्पड़ खाया होगा, तो यूं थप्पड़ जो होती है आती है और सटाक से कान पे लगती है या गाल पे लगती है, और उसके बाद मतलब 1 सेकंड के लिए बिल्कुल जो दिमाग है और जो अंदर की जो मशीन है वो सब कुछ हिल जाती है। तो वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाया गया बाय योर फादर आपके गाल पे। तो ये सब कुछ होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब छोटे टाइम के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो कभी कभी इम्पल्स में और फोर्स में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें लगता है कि दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन दोनों सेम चीजें नहीं है। इम्पल्स का मतलब होता है हमने फोर्स लगाया छोटे टाइम के लिए, और फोर्स तो होता है कि फोर्स तो फोर्स ही होता है, फोर्स के बाद ही इंपल्स आता है। आपको पहले फोर्स लगाना होगा किसी चीज पे शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज द इंपल्स। तो आप यहां पर फॉर्मूला में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंपल्स होता है इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। जबकि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहां पर डिवाइडेड बाय टाइम का कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में कितना चेंजमेंट हुआ। जैसे कि बॉल उधर से आ रही थी, उसका बॉल का कुछ मास होगा, 0.5 kg या 200 ग्राम या 150 ग्राम, और उधर से आ रही थी, और उसके बाद उसकी कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, हमने बल्ला लगाया और उसको लेग साइड या ऑफ साइड में मारा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कुछ और हो, तो मोमेंटम में चेंजमेंट हुआ ना। पहले मास तो सेम था दोनों केसेस में, लेकिन पहले वेलोसिटी कुछ और थी, अब वेलोसिटी कुछ और हो गई, तो मोमेंटम में चेंजमेंट हो गया। तो बस यही मोमेंटम में चेंजमेंट जो होता है इंपल्स होता है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय टाइम करते ही नहीं। बात समझ में आई? तो इसको तो एक तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, या इसका दूसरा फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड a small time in which force act। एक छोटा टाइम, जिस टाइम फोर्स एक्ट किया गया था, फोर्स लगाया गया था छोटे टाइम के लिए, उस टाइम को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें इंपल्स मिल जाता है। समझ में आया या नहीं? सर एक और बता दीजिए। ओके, ठीक है, एक बार और बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा मेरी साउंड क्लियर आ रही है ना? साउंड में तो कोई लैगिंग नहीं हो रही ना? निशा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। निशा, आप चैट में लिख दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
निशा, आपकी माइक ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। चैट में आप लोग लिख दीजिए, अगर हो सकता है आपके एंड पे अगर थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी ना, तो आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ सकती है। तो उस केस में आप लोग चैट में लिख दीजिए। हालांकि क्लास करने के समय तो ये जरूरी होता है कि आप लोग एक अच्छी जगह बैठे जहां पर नेट आए। ऑनलाइन क्लास में मैंने कहा था, ऑनलाइन क्लास में फायदे ही फायदे हैं अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा हो तो। बस आपको नेटवर्क अच्छा रखना है, उसके बाद ऑनलाइन क्लास में हजारों फायदे हैं। बस आपको नेटवर्क अच्छा रखना हो। तो इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इम्पल्स का मतलब होता है कि हमें एक शॉर्ट टाइम के लिए हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। जैसे बॉल, जो क्रिकेट खेलने वाली बॉल होती है, वो एक साइड से आई, हमने उस पर बैट लगाया और उसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। मतलब पहले कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, हमने अपने बल्ले से उस पर फोर्स लगाया और दूसरी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। उसकी वेलोसिटी हमने क्या करी, बढ़ा दी। तो हमने वेलोसिटी में चेंज किया ही, और उस बॉल के अंदर कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। तो यानी कि उसका पहले कुछ ना कुछ मोमेंटम रहा होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और हमने फोर्स लगा के उसके मोमेंटम को चेंज कर दिया, यानी उसकी वेलोसिटी को हमने बढ़ा दिया। मास तो अभी भी वही है। तो हमने मोमेंटम में चेंज किया, लेकिन हमने कितना टाइम लिया इस मोमेंटम को चेंज करने में? इस मोमेंटम को चेंज करने में हमने बहुत छोटा सा टाइम लिया। आई, बल्ले से जस्ट लगी, चली गई। तो ये छोटा सा जो टाइम अगर लगे मोमेंटम को चेंज करने में, तो उसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। और अगर मोमेंटम को चेंज करने में, अगर मोमेंटम को चेंज करने में हमें एक अच्छा खासा टाइम लग रहा है, तो हम लोग वहां पे फोर्स निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई वो टाइम करेंगे, 1 2 5, जितना भी 10 सेकंड जितना भी हो, वहां पे हम लोग फोर्स निकालेंगे। लेकिन अगर मोमेंटम में चेंजमेंट हो रहा है एक छोटे टाइम के लिए, तो हम लोग उसे इंपल्स कहेंगे, और वो सीधे निकल जाएगा। फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस छोटे टाइम। डेट्स इट, बस इतना करना है। अब बताइए, अब क्लियर हुआ या मैं कुछ और एग्जांपल दूं? सर फोर्स और इम्पल्स अलग अलग होता है। हाँ, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। देखिए, फोर्स और इंपल्स अलग बात है, ये आप ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपका फोर्स और ये रहा आपका इंपल्स। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोल लो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तीनों का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम ही करना है। तो ये फोर्स होता है। लेकिन इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन वेरी स्मॉल टाइम। इन वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे टाइम में मोमेंटम में जो चेंजमेंट हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे कि यहां पे इंपल्स हुआ है। देखिए, इंपल्स और फोर्स दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कि एक जो फोर्स है वो कहता है कि हमें अच्छा खासा तुम टाइम दो मोमेंटम में चेंज करने में, तब हम फोर्स निकाल कर देंगे। और इंपल्स क्या कहता है? कि तुम मोमेंटम को चेंज करो लेकिन बहुत ही छोटे टाइम में, तब हम उसको इंपल्स कहें। तो ये दोनों हैं भाई भाई, लेकिन भाई अगर दो से होते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो
डिसिमिलरिटी होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक भाई जो है वो दूसरा वाला भी सेम, उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये दोनों है सेम ही चीजें, लेकिन अंतर बस इतना ही है कि फोर्स में मोमेंटम में जो चेंजमेंट होता है वो एक अच्छे खासे टाइम के साथ होता है, जैसे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो इसीलिए उसको डिवाइडेड बाई टाइम करते हैं तो हम एक्चुअल फोर्स निकाल पाते हैं कि कितना हमने फोर्स लगाया उस मोमेंटम को चेंज करने में। और इम्पल्स का मतलब होता है कि हमने मोमेंटम को चेंज तो किया, हमने बॉल को बल्ले से मार के उसकी वेलोसिटी तो बढ़ाई, लेकिन हमने फोर्स ज्यादा समय के लिए नहीं लगाया, हमने 0.1 या 0.2 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया और हमने उसकी मोमेंटम को चेंज कर दिया। ये होता है इम्पल्स। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया सर, थैंक यू। और किसी को कोई दिक्कत है? किसी को और कोई दिक्कत? निशा आपको समझ में आया? प्रियांशु आपको? यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसका आगे की बात लिख लेते हैं और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इसकी आगे की क्या क्या बातें होती हैं बताइए हमें जल्दी से जल्दी। इम्पल्स को पहले हम लोग तो इसको डिफाइन, इसका फॉर्मूला लिख लें। तो इम्पल्स हो गया, इम्पल्स मतलब कभी तुम लोगों ने थप्पड़ नहीं खाए क्या? इतने अच्छे सर, बच्चे खाई नहीं। आए हैं ना। तो भैया जब थप्पड़ खाते हो ना तो वो इम्पल्स ही है। जब सामने से फादर का या मम्मी का जो आता है हाथ बिल्कुल 300 की रफ्तार में, और जो गाल पे लगती है ना शॉर्ट टाइम के लिए, वही इम्पल्स होता है। कुछ लोगों को याद भी आ रहे होंगे पिछली बार के थप्पड़। हाँ? तो इम्पल्स का मतलब क्या हो गया? इम्पल्स का मतलब हो गया, लिख लीजिए, इम्पल्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे लाइन कट गई। तो इम्पल्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम। चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये हर बार आएगा, 9th 10th 11th 12th, हर बार आएगा। जहां भी चेंज आए फाइनल माइनस इनिशियल, जहां भी डिफरेंस आए बिगर माइनस स्मॉलर। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास तो सेम रहता है, फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास तो सेम रहता है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपका इम्पल्स हो गया। अगर हम मास को किनारे ले लें तो ये अंदर बचेगा v माइनस यू। यहां तक भी आप लोग इसको रोक सकते हैं। इसको और भी आप लोग लिख सकते हैं कि फोर्स लगा मल्टीप्लाई बाई टाइम, शॉर्ट टाइम। ये कौन सा टाइम है? शॉर्ट वाला टाइम है। फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, जो कि टाइम कौन सा है? शॉर्ट टाइम। जब इन दोनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप लोग लिख लीजिए। इसका एसआई यूनिट कितना होगा? एसआई यूनिट कितना होगा बताइए? एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन। न्यूटन इंटू सेकेंड, बस। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? न्यूटन का क्या होता था? m1l1t-2, ठीक ना। और सेकंड का क्या होता है? t। तो ये यानी कि अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा? m1l1t। और ये t-2 है और t1 है, तो एक माइनस को खत्म कर देगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा।
समझ में आया? ठीक है, हम लोग Yes, यहाँ sir. पे अभी क्लास एंड कर रहे हैं और 10 मिनट आप लोग तब तक पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर मैं लिंक भेजूंगा तो उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशन। कोई मुझे बता सकता है ग्रेविटेशन क्या होता है? अब यहाँ से देख कर मत बोल देना यार कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, मुझे उसका मतलब समझाओ क्या होता है, कोई समझा सकता है? सर जी, जो आपने लिखा है उसका। हाँ, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल इसको ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअल में इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहिए। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ये तो 9th की चीजें हैं। जो अर्थ के द्वारा फोर्स है उसे ग्रेविटेशनल। जो अर्थ के द्वारा फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गलत है भैया, कोई भी दो ऑब्जेक्ट दोनों अपनी ओर एक ऑब्जेक्ट जो अपने ओर कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, उसी को हम लोग उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये बात तो ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूले से आप लोगों को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है कि यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यानी कि एक छोटी सी पत्थर से लेकर और एक पृथ्वी तक, चाहे पृथ्वी भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, यूनिवर्स के लिए पृथ्वी भी एक ऑब्जेक्ट है और एक छोटा सा पत्थर भी ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दो होंगे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग आपके सामने जो मोबाइल रखा गया है, टेबल है, फैन है, बुक है, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अजीब सी बात है ना कि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ चिपक क्यों नहीं जाती? तो चूंकि ये तो हम ग्रेविटेशनल। हाँ बताइए। सर, क्योंकि ना हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ना बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? सर, नीचे अर्थ के नीचे बहुत ज्यादा होता है, हमारा इतना कम होता है, इसलिए हम एक दूसरे से चिपक नहीं। हाँ, एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट किया गया, न्यूटन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसकी वैल्यू जो होती है ना बहुत कम होती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्शन वाली जो फोर्स होती है उसकी जो वैल्यू होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही कम होती है। इस कारण से कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपक नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी होता है, या आप लोगों के स्कूल में हो सकता है वो मार्कर वाली बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड, उस पे अगर हमने मार्कर से या चौक से लिख दिया और कई दिनों तक वो लिखा रह गया, उसे किसी ने मिटाया नहीं, वो कई दिनों तक लिखा रह गया। अब बाद में उन दोनों चीजों को हटाना मुश्किल काम है, क्योंकि वो दोनों चीजें ना आपस में बिल्कुल अट्रैक्टेड होते रहती हैं और एक दूसरे के साथ उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो चिपकने लगते हैं। जो चौक या मार्कर के मॉलिक्यूल और उस बोर्ड के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। इस कारण से हम लोगों को वो बाद में मिटकाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो यानी कि यूनिवर्स की कोई भी दो चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उनका फोर्स इतना कम है, इतना कम है कि हम लोग उसे इमेजिन नहीं कर पाए। तो यहां पे आप लोगों को ये डेफिनेशन भी दिख रहा होगा कि इट इज
डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, कोई भी दो बॉडी जो यूनिवर्स में, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा फोर्स का, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो ये बात पहले लिख लीजिए। जैसे देखिए, अगर कोई एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए उसमें मास कितना है m1, और एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों r डिस्टेंस पर रखी गई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। ये m1 कुछ भी हो सकता है 5, 10, ये m2 कुछ भी ले लीजिए 10, 20, या अर्थ ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो ये दोनों चाहे कुछ भी हो, कोई भी बॉडी हो, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। हमारी आंखों के द्वारा नजर नहीं आएगी, लेकिन ये वास्तव में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, रिपल्सन का नहीं होता, ठीक ना। वो जो मैग्नेट होता है उसमें होता है कि रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और ये किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये G की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? यस सर। यस भैया 6.673 into 10 to the power minus 11। ठीक, G 10 की to the वैल्यू power minus 11। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अच्छा, अब मुझे बताइए इस G की, ये मुझे बताना नहीं इस G की आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के लाना है। G की क्या होगी, इस G की, जो ये G यहां पे लिखा गया है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका तो हम लोग निकाल लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स जो होता है सेम तरीके का फोर्स नहीं होगा, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसका भी यूनिट जो होगा वो न्यूटन ही होगा, और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी सेम एज न्यूटन ही होगा, m1 L1 t की पावर -2, ठीक ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है ये, बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब फोर्स का एक प्रकार है, फोर्स का एक टाइप है, तो यूनिट तो वही होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि इस G की यूनिट क्या होगी और इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में निकाल के लाना है। क्या बात समझ में आई? कैसे निकालोगे, पहले कोई हमें थोड़ा सा हिंट दे सकता है कि हाँ कैसे इसको निकालेंगे? सर उसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये हाँ ठीक है, वो तो आपने निकाल लिया, हम समझ गए आपने कैसे निकाला। तो मैं यही कह रहा हूं कि उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल के लाना, ठीक ना। इसका दोनों चीजें आप लोगों को निकाल के लानी है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल के लाना है और यूनिट भी निकाल के लाना है। चलिए, आपने यूनिट बता दिया तो मैं लिख भी देता हूँ। यूनिट क्या होगा, इस G की हमें यूनिट निकालनी है। तो देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर आया, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस G की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, फोर्स ग्रेविटेशनल इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ये G की वैल्यू हो गई। यानी कि G की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो G की वैल्यू निकल के आएगी, ये फोर्स ऊपर रहेगा
आर स्क्वायर भी ऊपर रहेगा, यानी फोर्स न्यूटन में होता है तो यानी कि न्यूटन, आर मीटर में होता है यानी मीटर स्क्वायर, और ये मास केजी में, ये भी केजी में यानी कि केजी का स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, मतलब हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें तरीका मालूम हो, हमें फॉर्मूला मालूम हो, हम तुरंत यूनिट निकाल लेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आसान है, आप लोग आराम से डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कहाँ दिक्कत है, तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो मुझे कोई बताइए थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। भैया थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस, इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, और प्रेशर क्या होता है। सर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर होता है मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, ये कहां से आ गया भैया, मास पर यूनिट एरिया। हाँ काजल, तुम बोलो क्या बोल रही थी। सर जो एटमॉस्फेयर से जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर से जो फोर्स लगता है, ऐसा तो नहीं है, सर, वो भी एक प्रेशर है। हाँ बोलो। सर उसी को, सर जो क्या? फिजिकल फोर्स लगता है ना ऑब्जेक्ट पे एटमॉस्फेयर के द्वारा, वही उसी को कहा जाता है। जो फिजिकल फोर्स लगता है, ठीक है, ये कुछ हद तक तो तुम ठीक गई हो। देखो यही क्या हो होता है, सकता है थ्रस्ट बाय एरिया। हाँ थ्रस्ट बाई एरिया कह सकते हैं, ठीक ना, मास बाई एरिया नहीं कहेंगे। चलिए मैं समझाता हूँ, मैं दोनों समझाता हूँ आप लोग को। जो थ्रस्ट होता है ना, वो आपके फोर्स के तरीके होता है, मतलब थ्रस्ट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स के तरीके ही होता है, इट इज लाइक फोर्स। इसका एसआई यूनिट भी न्यूटन ही होता है, जैसे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, वैसे ही थ्रस्ट का भी एसआई यूनिट न्यूटन ही होता है। थ्रस्ट जो होता है ये एक फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। जैसे कोई ये सरफेस है, ठीक ना, इस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये फोर्स जो है ये एक अलग टाइप का फोर्स है, जिसको कि हम लोग थ्रस्ट भी कह सकते हैं। बात समझ गए, ये फोर्स जो है ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, जिसको कि हम लोग एक्स्ट्रा में थ्रस्ट भी कह सकते हैं। थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स ही है, लेकिन थ्रस्ट की खास बात ये होती है कि ये परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के ऊपर। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं से भी लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ये सब फोर्स है। ऐसे लगा दो, ये सब फोर्स है, सब फोर्स है, ये सब फोर्स है, कहीं से भी लगा दो। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे, इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे अगर हमने परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाया, तो अब इस फोर्स का स्पेशल नाम हम लोग कह सकते हैं कि ये थ्रस्ट है। ये क्या है, ये थ्रस्ट है। क्या बात समझ में आई। काजल समझ में आई कि नहीं बात। यस सर, आ गई। सर ये फोर्स वाटर में लगता है कि सरफेस पे। वो वाटर के, देखो वाटर पे फोर्स तो लगेगा ही, उसका भी प्रेशर होता है, लेकिन वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक ना, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप जो है सो थोड़ा सा
उस डायरेक्शन में चली गई हैं कि वाटर में बायोन्सी फोर्स और वगैरह वगैरह, ठीक ना। लेकिन वो भी फोर्स है, वो भी मान के चलिए अगर ये पानी की, अगर ये लेयर है, अगर ये पानी का ये लेयर है, इसके नीचे पानी है ऐसे, तो इस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, तो ये भी थ्रस्ट है। ये फोर्स भी, इसको भी हम लोग, इस फोर्स को क्या बोलेंगे कि ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जिसको कि हम लोग थ्रस्ट बोल रहे हैं। तो कोई भी सरफेस हो, किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये थ्रस्ट है। स्पेशल नाम है बस, फोर्स का एक स्पेशल नाम है। और इस फोर्स का स्पेशल नाम कब कहेंगे? जब फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी सरफेस पे, तो हम लोग कहेंगे कि ये फोर्स एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जिसको कि हम लोग थ्रस्ट है। क्या अब बात क्लियर हो गई? यस सर। और प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर होता है कि कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उसके एरिया भी काउंट करो कि उसका कितना एरिया तुम ले रहे हो और कितने एरिया पर तुम फोर्स लगा रहे हो, तब हम प्रेशर काउंट करें पाएंगे। मतलब थ्रस्ट में क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा देंगे, वो हमारा थ्रस्ट कहलाएगा। लेकिन अब हमें उस सरफेस का एरिया भी देखना होगा कि कितने एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना। हम फोर्स तो लगा रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कितने एरिया पर लगा रहे हैं हमें ये भी चेक करना होगा कि इस पूरे एरिया पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये पूरा एरिया भी हमें कैलकुलेट करना होगा, और इस फोर्स की भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, तब हम प्रेशर निकाल पाएंगे। और उस केस में प्रेशर को हम कैसे निकाल पाते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय जो सरफेस एरिया है। तो मैं इन दोनों चीजों को कल थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा, अगर यहाँ पे अभी समझ में ना आया हो तो, ठीक ना। कल हम लोग डिटेल में इन दोनों चीजों को फिर से एक बार देख लेंगे, और वहां पे कल हम लोग इन चीजों को नोट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और यहाँ से आप लोगों को मैं वर्क एनर्जी पावर और डेंसिटी, ठीक ना, वर्क एनर्जी पावर डेंसिटी, और एक दो पॉइंट और होंगे, बस इतना ही पढ़ाना है। मतलब कल जो है सो ये आपका खत्म हो जाएगा। कल जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे, मैथ्स की 40 मिनट और फिर साइंस की 40 मिनट। पहले कल ये खत्म हमें कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो क्लास एंड करें, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं?